वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग्स विद मनी। हम हैं आपके मेजबान मनी और हम जैसा कि आज अपनी शो की इब्तिदा में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक ख़ास मौजू पर आज बात करेंगे। हालांकि हमारा जन्मदिन है, लेकिन आज ही के दिन 2010 में शाहिद आज़मी वकील थे एक उभरते हुए, और उन पर फिल्म भी बनी है। राजकुमार राव ने उनका किरदार निभाया है। मैंने पहले भी कहा है, उस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज ही के दिन 2010 में उनका कत्ल हो गया था और आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। वो बंदा जो दूसरों के इंसाफ के लिए वो लड़ रहा था, उस बंदे को आज तक इंसाफ नहीं मिला है और हम आज उस पर बात करेंगे। साढ़े नाल फोन लाइन तो दिल्ली तो जुड़ गए ने महताब आलम साहब ओ सहाफ़ी ने। दिल्ली में मुकीम एक मल्टीलिंगुअल सहाफ़ी और रिसर्चर हैं। आप सियासत, कानून, अदब और इंसानी हुकूक के मौज़ूआत पर तकरीबन 2 दहाइयों से आप लिखते आए हैं और रिपोर्टिंग करते आए हैं। द वायर उर्दू के बानी एग्जीक्यूटिव एडिटर भी आप रह चुके हैं और आजकल फ्रीलांस लिखने पढ़ने का काम करते हैं। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं और जानते हैं महताब साहब से शाहिद आज़मी के बारे में। आदाब महताब साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आज हमें। आदाब आदाब मनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। अब ये बताइए, शाहिद आज़मी, उन पे तो फिल्म भी बनी है। मुझे पता नहीं हमारे सामाइन में कितने लोगों ने देखा है, लेकिन फिर भी एक बुलंद आवाज़ थी शाहिद की। और जिस तरह से वो इंसानी हुकूक के लिए लड़े, जो लोग जेल में डाले गए गलत इल्ज़ामात पर, उनको छुड़ाने में एक अहम किरदार उन्होंने निभाया। शायद यही वजह थी कि उनको बहुत जल्दी ही उनकी आवाज़ को दबा दी गई, उनकी ज़िंदगी को मिटा दी गई। आज 10-15 साल बाद भी क्यों हम बात करें शाहिद आज़मी के बारे में? 15 साल बाद हम इसलिए बात कर रहे हैं, उसकी 2 वजह है। एक वजह तो ये है, जैसा कि आपने शो के शुरुआत में कहा, कि 15 सालों के बाद एक शख्स जो लगातार दूसरों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करता रहा, उसके लिए जद्दोजहद करता रहा, उसे खुद इंसाफ नहीं मिला है। तो पहली वजह तो यह है। लेकिन उससे बड़ी वजह यह है कि 15 साल के बाद वो उनको भुलाया नहीं गया है। वो हर दिन याद किए जाते हैं और उनकी एक लेगेसी है। शाहिद 11 फरवरी 2010 को उनका कत्ल कर दिया गया, और लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं, वकालत पढ़ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का एक्टिविज्म कर रहे हैं। तो ये 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से वो उनको आज भी, उनके बारे में हम आज भी बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया शाहिद फिल्म का, जिसको हंसल मेहता ने बनाया है, और वो एक बहुत ही बहुत अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है। मतलब जब फिल्म नहीं बनी थी तो मेरे खुद के उसको लेकर, उस फिल्म को लेकर के, क्योंकि बॉलीवुड की जो पॉलिटिक्स है उसके पेश नजर बहुत सारे खदशात थे मेरे मन में। लेकिन जब फिल्म देखी और मैंने फैमिली वालों से भी बात की इस सिलसिले में, तो उनका कहना यह था कि फिल्म जो है वो 90-95% बिल्कुल रियलिटी के करीब फिल्म है। तो यही वजह है कि कमर्शियल सिनेमा वाले भी उन पर बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो शख्सियत थी और उनका जो काम था, आप देखें कि सिर्फ 32 साल की उम्र में उनको कत्ल कर दिया जाता है। और उनकी जो वकालत की मुद्दत है वो सिर्फ 7 साल की है जी। यानी एक तरह से 2001 में वो जेल से रिहा होते हैं, अर्ली 2000 में वो जेल से रिहा होते हैं। उसके बाद वो बीए भी करते हैं, फिर उसके बाद लॉ की पढ़ाई भी करते हैं, और फिर उसके बाद, और इस कलील मुद्दत में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, वो 17 लोगों को बरी करवाने में कामयाब हो जाते हैं। यही नहीं, बहुत सारे लोग जिनकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, उनके कत्ल के बाद भी बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिला और वो आज भी उनको याद करते हैं। उसकी एक मिसाल तो खुद एक साहब हैं जिनका नाम वाहिद शेख है, जो पेशे से टीचर हैं, और उनको भी दहशतगर्दी के इल्जाम में सालों जेल में बिताना पड़ा। और
लेकिन वो आज भी उनको याद करते हैं, और हर साल जब से वो रिहा हुए हैं, हर साल शाहिद आजमी मेमोरियल लेक्चर बॉम्बे में करवाते हैं। इसी तरह से मैं 15 सालों में देख रहा हूं, पिछले 15 सालों में पूरे मतलब आप कह सकते हैं पूरे मुल्क में मैं कोई दर्जनों ऐसे नौजवानों से, लड़के लड़कियों बिला तफरीक मजहब मिल्लत, मतलब उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, सब हैं जिन्होंने शाहिद से इंस्पायर होकर के वकालत का पेशा चुना और ह्यूमन राइट्स की जो वकालत और उसके जो केसेस लेने का काम शुरू किया। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से, और मुझे लगता है कि आइंदा भी वो याद किए जाते रहेंगे। जो लोग नहीं जानते, मैं उनके लिए बता दूं, जो महताब साहब कह रहे थे कि वो जेल से निकले, वो दरअसल टाडा में वो बंद थे, तिहाड़ जेल में तकरीबन 7 साल उन्होंने गुजारे। 1992 में जो मुंबई में जो कत्ल गारत का वो सिलसिला शुरू हुआ था बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, उस वाले दौर में तो वो शाहिद आज़मी उसकी जद में आ गए थे, पकड़े गए थे लेकिन छोड़ दिए गए। लेकिन उसके बाद फिर एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो जाते हैं, एक कहते हैं कि एक मिलिटेंट कैंप में वो ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं, उनको वो सब नहीं पसंद आया। और उसके बाद फिर जेल में जाते हैं और वहीं पर अपनी वकालत की पढ़ाई वो करते हैं जेल में रहते हुए। और आई थिंक दूसरी पढ़ाई की थी, शायद क्रिएटिव राइटिंग का कुछ कोर्स किया था, महताब साहब बेहतर बता पाएंगे। बाहर निकल के शायद उन्होंने डिग्री हासिल की बॉम्बे से, फिर माजिद मेमन साहब से उन्होंने जो है रहनुमाई ली। वकालत की पढ़ाई तो उन्होंने बाहर ही आकर के की थी। वो जेल में कुछ किया था, मतलब बीए की पढ़ाई उन्होंने वहां शुरू कर दी थी जी। लेकिन वकालत की जो पढ़ाई है वो उन्होंने बाहर आने के बाद ही मतलब शुरुआत उसकी की थी। और साथ में उन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स भी किया था। वो दोनों कोर्स साथ साथ किया था, और उन्होंने सब एडिटर की भी नौकरी की। और जैसा कि आप बता रहे थे कि दिल्ली बॉम्बे के एक मशहूर वकील के साथ भी उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया, कि जिसका कि रोल फिल्म शाहिद में तिग्मांशु धुलिया ने अदा किया है जी। तो वो चीज, एक बात जो मैं पहले कहना चाहता था और लेकिन कहना भूल गया, वो ये कि शाहिद ने ये केसेस उस वक्त लिए, और उस वक्त लगातार इन केसेस को में जो मुल्जिमीन थे उनके लिए उनकी वकालत की। वो जमाना था, हमें याद करना चाहिए कि ये जो 2007, 2008, 9, 6 के बाद, मैं कहना चाहूंगा 5-6 के बाद, जब तक यूएपीए आ गया था, उसके बाद ये केसेस लेना शुरू किया। उस वक्त आप ये समझिए कि कई हिंदुस्तान के कई सूबों में मसलन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सूबों में बार एसोसिएशन आफ्टर बार एसोसिएशन ये रेजोल्यूशन पास कर रही थी कि जो लोग जिन लोगों पर दहशतगर्दी का इल्जाम है उनका केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। और उसके बावजूद जो है उन्होंने उन हालात में इन्होंने इन लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम किया। और उसकी पीछे वजह दो वजह ये थी कि एक तो उनका खुद का भुगता जो हुआ था, वो जिस तरह से एक फर्जी मामले में उनको फंसाया गया जिसमें वो बरी भी हुए, और दूसरा ये कि खुद जो कानून है, और कानून की जो बुनियादी बात है कि जब तक कोई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि कोई शख्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब पूरी तरह से साबित ना हो जाए कि उसने वो चीज किया है जिसका उस पर इल्जाम है, तब तक उसको आप मुरीद इल्जाम नहीं ठहरा सकते हैं। ये बात, और ये हमारा कानून भी कहता है, हमारा दस्तूर भी कहता है, दस्तूर हिंद भी कहता है। तो ये वजह थी। और आप देखते हैं उन हालात में, उन बहुत ही मतलब ऐसे हालात थे, जबकि आप देखें तो लखनऊ में, फैजाबाद में, धारवाड़ में, उसके बाद आप ये देखें कि मध्य प्रदेश का एक जिला है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन सब में लॉयर्स पर हमले हुए और जानलेवा हमले हुए।
और मुझे एक एक और नाम याद आ रहा है, शाहिद से पहले एक शख्स का कत्ल कर दिया गया मैंगलोर में, जो इस तरह के केसेस ले रहे थे, जिनका नाम नौशाद कासिम जी है। वो भी इस तरह अपने अपने एक सीनियर के साथ वो इस तरह के केसेस कर रहे थे। तो उन संगीन हालात में शाहिद ने बड़ी मतलब निडरता के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ इन केसेस को लिया और बहुत अच्छे तरह से आर्ग्यू किया। तो ये बहुत एक अहम बात है जी। और जिस तरह से फिर उनका कत्ल होता है एक गैंग, और आज तक वो ट्रायल चल ही रहा है, बीच में रुक गया था। अब शायद 2 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट देखा था कि वो रिज्यूम होगा ट्रायल, कि इतने साल लगे हैं ट्रायल होने में। और जो एक वाहिद आई विटनेस थे, उनको भी धमकाया गया। उन्होंने कहा था कि भाई मुझे धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे, वो गुजरात से आ रहे थे कॉल्स। ऐसा उस टाइम पे रिपोर्ट हुआ था, मैं रिपोर्टिंग के बेसिस पे कह रहा हूं। लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला है शाहिद आजमी को। और इक्का दुक्का लोग जो है, जिन्होंने शायद फिल्म देखी हो, इतनी पॉपुलर भी नहीं हुई थी शायद फिल्म, राजकुमार राव का बहुत पहले का काम है ये, 2012 की मूवी। आज शायद वो बन भी ना पाए मेहताब साहब, उस टाइम पे तो यूपीए की सरकार थी, तब जाके बनी वो मूवी। अब शायद ना बन पाए ऐसी कोई मूवी, लेकिन यूपीए भी इन हालात के लिए जिम्मेदार थी। हाँ बिल्कुल, वो बात हमको ये भी याद रखना हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी जी, उन्हीं के दौर में ये सारे कवानीन आए नहीं, और जी। उसका जो है आज इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो शाहिद की जो आवाज है, वो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज तक इंस्पायर्ड होकर के वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं या इंसानी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। उसके अलावा क्यों आज हम कनाडा में बैठे हुए हैं, जो लोग हमारे सुनने वाले, क्यों जाने शाहिद आजमी की कहानी, क्यों गौर करें उनके काम पर, और क्यों उनको याद रखें? वो इसलिए कि शाहिद एक सिर्फ शख्स का नाम नहीं है, बल्कि शाहिद एक आइडिया, और वो आइडिया है कि जो मजलूम है, जो अंडरडॉग है, जिन पर जुल्म हो रहा है, वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी मजहब के हो सकते हैं, किसी भी कौमियत के हो सकते हैं, वो कनाडा के हो सकते हैं, वो कनाडा में रहने वाले हिंदुस्तानी हो सकते हैं, कनाडा में रहने वाले कैनेडियन हो सकते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले बांग्ला बोलने वाले लोग हो सकते हैं, जिनको अक्सर बांग्लादेशी कहा जाता है, या फिर अमेरिका में, मतलब जो भी मजलूम लोग हैं, मजलूमों के लिए आवाज बुलंद करना। मुझे एक और नाम याद आ रहा है, वो है जसवंत खालरा साहब का। जसवंत खालरा, अगर हम शाहिद आजमी को समझना चाहते हैं तो जसवंत खालरा की जो जिंदगी है, अगर उस पर गौर करें, उन्होंने जिस तरह का काम किया, और खासतौर पर जो कत्लेआम 1984 में हुआ, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का काम, और जिस तरह से केसेस को मतलब जो मुल्जमीन थे, जिन लोगों ने जुल्म किया था, उनको कैफर किरदार तख्तेदार तक पहुंचाने के लिए जिस तरह की का काम किया, उसी तरह का काम शाहिद भी करना चाहते हैं। और बल्कि एक उनका बहुत ही शॉर्ट वीडियो क्लिप है, जो आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे ये डॉक्यूमेंटेशन का कार्य, जो जुल्म होता है उसको डॉक्यूमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है, और जाहिर सी बात है कि उनसे लड़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए शाहिद जो है, शाहिद को याद रखना, और शाहिद ना तो पहले शख्स थे, जैसा मैंने कहा, शाहिद के बाद भी ऐसे लोग हुए हैं जिनको निशाना बनाया गया। एक दूसरा नाम जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, और मैंने कल अपने फेसबुक पर लिखा था कि कल शाहिद आजमी की शहादत का 15वीं बरसी है, और कल यानी गुज़िश्ता कल, येस्टरडे जो था, वो एहतशाम हाशमी की मौत की दूसरी बरसी थी। एहतशाम हाशमी अगेन एक यंग नौजवान लॉयर हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और वो मजलूमों को, कुछ मणिपुर में हो रहा है, कुछ संभल में हो रहा है, कुछ कहीं भी हो रहा है, वो लगातार मुसलमानों पर हो रहा है, दलितों पर हो रहा है,
दूसरे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, मजहबी अकलियतें हैं, उन सब के लिए आवाज उठाते थे। 40 साल की उम्र में उनकी भी मौत हो जाती है। वो भी एक तरह की कत्ल है। मैं उसको कत्ल इसलिए कह रहा हूं कि आप देखें कि किन सर्कमस्टांसेस में उनकी मौत होती है। सिर्फ 40 साल की उम्र में एक शख्स जो कि मुस्लिमों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में उनकी खुद की बिरादरी के लोग, वकला, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2007-8 में बार रेजोल्यूशन, वहां भी एक मामला होता है, एक शख्स को मुलजिम बनाया जाता है और वो मुसलमान होता है। पूरी जो वकीलों की बिरादरी होती है वो इकट्ठा हो जाती है। उस केस को ये लेते हैं, और जब ये केस को लेते हैं तो इनके खिलाफ लोकल अखबारों में लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, खासतौर पर दैनिक भास्कर में, जो कि वहां का वन ऑफ द मोस्ट सर्कुलेटेड, या कहने मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है मध्य प्रदेश का। उसमें प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और उनकी जो असिस्टेंट होती है, जो कि इंटर्न होती है, सोनू मंसूरी, उनके खिलाफ भी बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है। इन सब के स्ट्रेस की वजह से एक तरफ तो वो जो मुलजमीन थे उसके जो मसाइल थे उससे दो चार थे, फिर उनको जाती तौर पर भी निशाना बनाया जा रहा था, उसकी वजह से उनके हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो वो भी एक तरह से कत्ल है। जी, बहुत शुक्रिया महताब साहब, आज ये इस सेगमेंट पर हमसे बात करने के लिए, और इस अहम मौजू पर, क्योंकि आपने सिर्फ शाहिद आज़मी के बारे में बात नहीं की, आपने एहतिसाम हाशमी के बारे में बात की, आपने जसवंत सिंह खालना के बारे में बात की, जिनका कत्ल होता है 1995 में, और वो हमारे लिसनर्स को शायद वो ज़्यादा मालूम है, लेकिन आज जो आपने हमें वक्त दिया और अपने ख्यालात हमारे साथ साझा किए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको योम पैदाइश की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच महताब साहब। तो ये थे महताब आलम साहब।